चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं क्लास 11th के 9th चैप्टर की 9.2 एक्सरसाइज के 15वें क्वेश्चन की, क्योंकि इससे पहले वाले 14 क्वेश्चंस इससे पहले वाले लेक्चर्स में अपलोड हो चुके हैं, वो सब मैं आपको करा चुका हूं। तो ये लास्ट लेक्चर है सॉल्यूशन का, मतलब 15 से लेके 18 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन बचते हैं, उसको हम सॉल्व करके फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब 15वें सवाल में हमें बात करनी है, 15वें क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्या समझना है, इसको देखते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि बेटे इन क्वेश्चंस को जरा अपने आप जरूर देखने लगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन बढ़िया तरीके से हमने दिया था। एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में सब बातें, जो जरूरी बातें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी शक्तियां दी जा सकती थी, वो सब मैंने दी थी। तो अगर आप लोगों ने इस 9.2 के इंट्रोडक्शन को देखा होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो को देखा होगा, तब आप इन सवालों को आराम से करने के लिए सक्षम हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन फिर भी मुझे तो करना ही है भाई, मैं तो सॉल्यूशन अपलोड करूंगा ही करूंगा एनसीईआरटी का। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 15वें सवाल के अंदर जो कहा है उसको पहले समझ लें, देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि a की घात n प्लस बी की घात n अपॉन a की घात n माइनस वन प्लस बी की घात n माइनस वन a तथा b का समांतर माध्य है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। हमने समांतर माध्य, अगर हमारे पास a और b दो संख्याएं हैं, इनका समांतर माध्य a निकालने का जो तरीका होता था वो a प्लस बी बटे दो। इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बताया था कि ये जो a है ये समांतर माध्य है। कैसा है? ये समांतर माध्य है, और यही दिया है। इट मीन्स हमें क्या दिया है? हमें a दिया है। अगर मैं हल करूं क्वेश्चन को, तो मेरे को a दिया है। a क्या दिया है? वो दिया है a की घात n प्लस b की घात n अपॉन a की घात n माइनस वन प्लस b की घात n माइनस वन। और ये a किसका है? दो नंबर्स का है, a और b का। तो हम इस a को रिप्लेस कर लेंगे, a प्लस बी बटे दो इज इक्वल टू a की घात n प्लस b की घात n, और a की घात n माइनस वन और b की घात n माइनस वन। अब ये जो सवाल है, क्वेश्चन है, ये शुरुआत हुई है इसकी समांतर श्रेणी से, लेकिन मतलब इस समांतर माध्य के कॉन्सेप्ट से, समांतर श्रेणी का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। लेकिन ये अब सवाल बना है घातांकीय नियम का, जो कि आपने क्लास 7 में पढ़ा था, तीसरा दूसरा चैप्टर जो भी हो मुझे नहीं पता। लेकिन घातांकीय नियम, इंडेक्स जो आपके पास में इंडेक्स के जो रूल होते हैं, घातांकीय नियम, अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले सीधी और सच्ची बात, आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए की घात n माइनस वन प्लस बी की घात n माइनस वन इज इक्वल टू 2 इंटू ए की घात n एंड प्लस बी की घात n। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब मल्टीप्लाई करो। देखो थोड़ा सा दिमाग लगा करना, ज़्यादा कोई आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान आता होगा जब आपने घातांक के नियम पढ़ते थे। घातांक जो है गुणा करने में जुड़ जाता है अगर आधार समान हो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। 11th में हो तो उम्मीद करता हूँ पता होंगी। तो a की जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा a की घात, इसकी घात एक है ना, एक प्लस n माइनस वन। समझ में आ रही बात? कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि a गुणे, है ना, a की घात n माइनस वन प्लस a की फिर मैं गुणा करूंगा इससे, a गुणे b की घात n माइनस वन, और फिर b की करेंगे b इंटू ए की घात n माइनस वन, और प्लस b गुणे, या गुणे लगा लो या इंटू लगा लो, बात एक ही है, b की घात n माइनस वन, ठीक है ना, इज इक्वल टू, मैं दो की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 टू दी 2a की घात n और 2b की घात n। ठीक है ना। अब ध्यान दो, इसकी घात एक है, आधार भी समान है, तो घातांक जुड़ जाएंगे। तो जब एक में माइनस एक जुड़ेगा तो यहाँ केवल a की घात n ही बचेगा, बिकॉज 1 प्लस n माइनस वन, 1 से 1 खत्म, तो n ही बचेगा। और यहाँ पे आ जाएगा a इंटू बी की घात, या खाली ए बी की घात, ए बी की घात n माइनस वन एंड प्लस बी ए की घात n माइनस वन। ठीक है, प्लस, और यहाँ पे भी b की घात n ही बचेगा सिमिलरली। ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, 2a की घात n प्लस 2b की घात n, लाइक टर्म्स को, एक जैसे पदों को एक तरफ कर लीजिएगा। जैसे a की घात n यहाँ पे है और a की घात n यहाँ पे भी है, तो उसको उधर ले जाएंगे, और b की घात n यहाँ पे भी है और b की घात यहाँ भी है, तो उसको उधर लेके जाएंगे। यहाँ बचेगा a b की घात n माइनस वन प्लस b a की घात n माइनस वन इज इक्वल टू
2a की घात n प्लस 2b की घात n माइनस a की घात n माइनस b की घात n, तो आप देख पाएंगे a b की घात n माइनस 1, ठीक है, और साथ ही साथ प्लस b a की घात n माइनस 1 इज इक्वल टू a की घात n एंड प्लस b की घात n, क्योंकि दो a की घात n में से एक a की घात घट जाएगा और दो b की घात n में से एक b की घात n घट जाएगा, तो आपके पास यही बचेगा। अब आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मुझे क्लियर कट समझ में चीजें आ रही हैं। मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है ना, इसमें यहां आकर के थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप करेंगे तो आपको चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी बेटे, आराम से, प्यार से, ठीक है, बहुत बढ़िया से। देखो करना क्या है, करना क्या है, देखो सुनो मेरी बात। अब यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे इसके अंदर भाई, देखो यहां पर b की घात है कुछ, है ना, ये है यहां, लेकिन यहां पर b की घात कुछ नहीं है, तो कॉमन निकालने में ना थोड़ी समस्याएं हैं, ठीक है, मैं तो निकाल दूंगा लेकिन आपको समझने में समस्या रहेगी। तो मेरा मन ये कर रहा है, मैं एक काम करना चाहता हूं कि ये वाला जो पद है, इस पद के साथ तो ले लेता हूं ये वाला, ताकि b की घात n कॉमन निकल जाए, और ये वाला जो पद है ये वाला, इसके साथ ले लेता हूं ये वाला, ठीक है। तो क्या करें, इसको उधर पटक दें, यानी कि इसको तो इधर लेते जाएं और इसको इधर ले आए उठा करके, तो क्या स्थिति बनेगी, ये बन जाएगा a b की घात n माइनस 1 एंड प्लस माइनस में आएगा b की घात n इज इक्वल टू, ठीक है ना, आपके पास में a की घात n माइनस माइनस b a की घात n माइनस 1 b a की घात n माइनस 1। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, अब देख मैं b की घात n कॉमन निकाल रहा हूं, तो वाट वी हमें क्या बचेगा इसमें, यहाँ a बचेगा, साथ ही साथ b की घात माइनस 1 बचेगा, क्योंकि आप देख लो अगर b की घात n कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ माइनस 1 घात बचेगी बचेगी, ठीक है। और इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं a की घात n कॉमन निकाल लेता हूँ आपके पास में, तो यहाँ पे, अरे यार रुको तो सही, रुको तो सही, इतना जल्दबाजी किस बात की, 4 ही तो क्वेश्चन करने हैं, कुछ ज़्यादा थोड़ा ही करने हैं इस लेक्चर में। तो माइनस 1, ये माइनस 1 क्योंकि b की घात n कॉमन निकाला, यहाँ a की घात n, और आपके पास में यहाँ बचेगा 1 माइनस b a की घात माइनस 1, ठीक है ना, आपके पास में। अब ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ b की घात n इंटू मैं लिख रहा हूँ a बटे b माइनस 1 इज इक्वल टू a की घात n। ये कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ को नहीं आया होगा, लेकिन मैं समझा दूंगा, इसी काम के लिए हूँ भाई, टेंशन लेनी नहीं है। घात माइनस में है तो बटे में आकर के प्लस की हो जाएगी, ठीक है, तो मैंने क्या करा, नीचे कर दिया, a की घात माइनस 1 तो नीचे लेके गया, है ना, ठीक है। तो चलिए यह आ जाएगा b की घात n, एलसीएम लूंगा तो a माइनस बी बटे b इज इक्वल टू a की घात n इंटू a माइनस बी बटे a, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे a माइनस बी यहाँ से, a माइनस बी यहाँ से थ्रू आउट कट जाएगा, तो बचेगा कितना, b की घात n अपॉन b इज इक्वल टू a की घात n अपॉन a। लेकिन अभी भी तुलना करके कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, तो बेहतर है कि आप इसको क्या करो, n वाली घात एक तरफ कर लो और a वाली घात एक तरफ कर लो। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं इस a को ऊपर ले जा रहा हूं, a बटे b लिख दूंगा, इस b की घात n को नीचे ले जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, या फिर a अपॉन बी की होल घात में 1 लिख देता हूं और यहाँ पर a अपॉन बी की होल घात में n लिख देता हूं। जैसे ही मैं तुलना करने की कोशिश करता हूं, a अपॉन बी की घात यहाँ पर 1 है, a अपॉन बी की घात यहाँ n है, तो हमारा n का मान जो है 1 आ जाता है। ये आपका आंसर होगा। और ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि जिस खिचड़ी बना करके जैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया है कि ऐसे ही होना है, ऐसा नहीं है। देयर इज सो मेनी मेथड्स, आप बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के, लेकिन जो अभी मुझे लगा सही मैंने उससे कर दिया। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, रफ कॉपी जो काले पेजेस वाली होती है वो इसी काम के लिए होती हैं कि आप अलग अलग तरीकों को खोजें, साइंटिस्ट बने आप लोग, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ताकि बहुत तेजी से इसको हम उठाकर पटक दें। चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 16 में भी कुछ अच्छी बातें हैं और अच्छी बातें हैं, समझने वाली बातें हैं।
समांतर माध्य को लेकर के कुछ सवाल कम हुए हैं एक्सरसाइज के अंदर, कम सवाल हैं, तो वो ये उसी का ही है, समांतर माध्य वाले कॉन्सेप्ट का ही सवाल। तो देखिए उसने क्या कहा है, जो चीजें कही है उसे समझते हुए चलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसी से क्वेश्चन हल हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो तरीके हैं, जो ट्रिक्स है वो सही से लगनी चाहिए। देखो क्या है, वो कह रहा है m संख्याओं को 1 और 31 के बीच रखने पर, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे, मैं हल कर रहा हूं, 1 के और 31 के बीच में, इसके बीच में हमें संख्याएं रखनी है, m संख्याएं, कोई नंबर नहीं दिया है कि 4 रखनी, 5 रखनी, 3 रखनी, 2 रखनी, ऐसा कुछ नहीं दिया है, कहा है कि m रखनी है, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा अभी। तो रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है, इसका मतलब इसके बीच में जो पद आएंगे वो समांतर माध्य पद आएंगे। तो पहला पद सपोज कर लेते हैं हमारा आ जाएगा a1, दूसरा आ जाएगा a2, फिर आ जाएगा a3, थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आने लगे, बोर्ड की जो क्षेत्रफल है ठीक ठाक है, 1 से 31 के बीच की बात कर रहे हैं, है ना, आपके पास में। और पहला पद सपोज कर लीजिएगा 1 है, तो दूसरा आ जाएगा a1, फिर आ जाएगा a2, फिर आ जाएगा a3, ऐसे चलते चलते आपके पास में a4 आ जाएगा, और ऐसे चलते चलते लास्ट का जो पद होगा, कितने पद रखने हैं, m, तो mवा पद am आपके पास में ये बनेगा, ठीक है। ये जो अब बनी है, ये हमारे पास जो अब ये जो अनुक्रम तैयार हुआ है, ये अनुक्रम आपका एक AP है, AP है। उसने कहा है कि जो 7वीं एवं m-1वीं संख्याओं का अनुपात, तो इसके अंदर 7वीं संख्या कौन सी बनेगी, अगर मैं ध्यान से आपको बताऊं, देखो यहाँ पे A5 आ जाएगी, आपकी A6 आ जाएगी, ऐसे चलते चलते, तो 7वीं, ठीक है ना, आपके पास में 7वीं संख्या कौन सी बनेगी, 7वीं संख्या, तो जब अनुक्रम की बात कर रहे हैं तो शुरू से 7वीं संख्या तो ये A6 बनेगी ना। आप मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है ना। आपके पास में जो 7वीं संख्या बनेगी, ठीक है, आपके पास में वो कौन सी बनेगी, कौन सी संख्याओं की बात कर रहा है वो, बीच वाली संख्याओं की बात कर रहा है, हाँ, m संख्याओं को 1 से 31 के बीच में रखने पर, तो 7वीं संख्या, इसका मतलब A7, शुरू से नहीं बात कर रहा है, वो कर रहा है A7, 7वीं, और A और m-1वीं, तो ये तो m है, तो इससे पहले वाली क्या बनेगी, वो बनेगी AM-1, है ना। तो इनका जो अनुपात है, उसने कहा है कि A7 बटे AM-1 जो है बेटा, वो आपके पास दिया गया है 5/9, है ना, 5/9। तो m का वैल्यू निकालना, यानी कि ये कंडीशन है हमारे पास, इसको फर्स्ट बोल दो। लेकिन हमें इस m का मान निकालने के लिए सबसे पहले A7 निकालना पड़ेगा और AM-1 निकालना पड़ेगा। तो समांतर माध्य पद निकालते समय हमने बताया था कि जो A1 होता है वो A+D होता है, A2 जो होता है वो A+2D होता है। कुछ सवाल भी कराए, एग्जाम्पल नंबर 6 भी था आपके इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के अंदर। ऐसे ही अगर मैं A7 निकालूंगा तो A+7D आ जाएगा, और अगर मैं AM-1 निकालूंगा वो होगा m, देखो जो नंबर यहाँ आता है वही नंबर यहाँ पर आ जाता है, तो यानी कि आपके पास में AM-1 इंटू D, ठीक है ना। तो मेरे को ये निकालना है और मेरे को ये निकालना है। तो बेटे ध्यान से सुनो, इस इंफॉर्मेशन के अंदर जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरे को A गिवन है वो कि 1 है, लेकिन मेरे को D का नहीं पता। अगर D पता चल जाएगा तो यहाँ रख करके A7 निकल आएगा, यहाँ रख करके AM-1 निकल आएगा। तो भाई क्या करें, D निकाल लेते हैं। और D निकालने का एक तरीका है, क्योंकि हमें D ना दे करके उसने 31 दिया है, यानी कि उसका अंतिम पद हमें दिया है 31। लेकिन आप अगर n की बात करो कि पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है उसके बारे में बात करो, तो क्या बात बनेगी, पदों की संख्या, पदों की संख्या जो होती है वो होती है कि जितने इसके बीच में पद लिखे गए हैं, आपने लिखा है m पद लिखे गए हैं, उसने कहा ना m पद लिखे गए हैं, m संख्याएं ली गई हैं, प्लस 2 और ऐड कर लेते हैं, पहला पद और अंतिम पद +2, है ना। तो ये सीधी बात है कि n की जो वैल्यू का काम जो करेगा वो करेगा m+2। तो मेरे भाई अब सीधा सीधा फॉर्मूला होता है अंतिम पद निकालने वाला कि L = होता है A + m-1 इंटू D, n-1 इंटू D। तो AL कितना है 31 है, और A कितना है 1 है, प्लस
इसकी जगह आप लिखेंगे m+1 m+2 -1 इंटू डी, तो सही सी बात ये आ गई। इसको इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 30 इज इक्वल टू m+1 इंटू डी, या जो डी का मान है बेसिकली डी आ जाएगा हमारा 30/m+1, ऐसा ही आएगा, ठीक है ना आपके पास। अब जब ये इतना आया है तो अब एक काम करो, पहले क्या निकाल लो, a7 का वैल्यू निकाल लो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a7 का वैल्यू, ठीक है। क्या निकाल लेंगे बेटा, a7। तो व्हाट इज a7? a7 होगा a प्लस के 7d, और a है 1 प्लस के 7d का मतलब 7 गुणे d का जो मान निकाला है 30/m+1, है ना, m+1 आपके पास में। तो उसको हल्का सा हल करें अगर हम लोग आगे बढ़ाते हुए, तो आ जाएगा मेरे पास में 1 प्लस 710, 721, 710/m+1, ठीक है ना। और इसका एलसीएम अगर हम ले लें तो जो a7 का जो मान है वो फाइनली बनेगा m+1, ठीक है, प्लस 210/m+1। मैंने क्या किया, सिर्फ इसके बटे 1 मान के एलसीएम उठा लिया है। तो आपके पास में a7 का जो मान है, बेसिकली a7 का जो मान है वो आपके पास आ जाएगा m+211/m+1। इसको यही छोड़ दो क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी, ठीक है। अब मुझे निकालना है am-1 का मान। तो am, अब हम बात करते हैं am-1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। और am-1 कितना होगा, ये होगा a प्लस का m-1 इंटू डी। a कितना है, 1 है, प्लस m-1 तो m-1 ही है, लेकिन d का वैल्यू जो है वो है 210/m+1। कर लो, 210 नहीं 30 बटे, है ना, कितना 30 बटे, ठीक है। तो आप एक काम करें, इसके बटे 1 ले लें और एलसीएम ले लें, तो कितना आ जाएगा m+1 प्लस के 30m माइनस के 30/m+1। कैलकुलेट अगर करें इसको तो 30 और एक 31m हो गया, 31m माइनस 29/m+1। तो ये वैल्यू किसकी आई, हमारी am-1 की वैल्यू ये आ गई, ये वाली वैल्यू, ठीक है आपके पास। अब इन वैल्यूज को, ठीक है ना, इन वैल्यूज को आप समीकरण 1 में रख दो, ठीक है ना। किस में रख दो, समीकरण फर्स्ट से। तो जो फर्स्ट है वो है a7 की वैल्यू ऊपर रखो, m+211/m+1 बटे am-1 की लिखो 31m माइनस 29/m+1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/9। और सीधी सीधी बात है, m+1 से m+1 कट जाएगा और ब्रज गुणा कर लो, है ना, इसकी 9 किधर, तो 9m प्लस 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 इज इक्वल टू 5 एकम 5, 5 दिया 15 माइनस 5 नीम 45 और 5 चौक 5 दूनी 10 और 4 14। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, जो मैं कर दिया, जो ये काम कर दिया है मैंने, वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर मैं तो 9m हो गया और ये हो गया इतना, ठीक है। तो 31 की जब इसमें m यहाँ भी तो आएगा ना मेरे भाई, m यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो अब m वाला हिस्सा एक तरफ कर लो इसमें, है ना आपके पास में, कि m के पास चला जाए, ठीक है। तो 9m माइनस 155m इज इक्वल टू माइनस के 145 और माइनस के ही 1899। तो अब जब घटाएंगे तो मेरे पास में बचेगा 45 में से 46, है ना आपके पास 146m माइनस का, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 4 और 3, है ना आपके पास में। ये जब हम घटाएंगे, घट रहा है ऐसे, ये क्या से घटा रहा है यार, उल्टी बात। एक 1899 में से 145 जोड़ना है, घटाना नहीं है। 4 3 और ये भी 4, यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 1, 1944 माइनस से माइनस कट जाएगा, m इज इक्वल हो जाएगा 1944 और बटे 146। इसको जब आप भाग करोगे तो आपके पास में, ठीक है ना, तो आपके पास में 1944, एक मिनट ऐड करते हुए दिक्कत हुई क्या कुछ, मैं देखो 8 और 1 9 और 1 10 हो जाएगा ना यहाँ, ठीक है।
हाँ 0 और यहाँ 2044 आएगा। ये कितना आएगा 2044। ये 100% 14 बार कटेगा। चेक कर लेना। तो m की वैल्यू जो है वो 14 आ जाएगी, 14 आ जाएगी आपके पास में। तो इतना आपको सवाल समझना है, करना है। चलिए अब दो बहुत छुटके से क्वेश्चन है आगे, उनको कर लेते हैं। चलिए बहुत साधारण सा सवाल है, 17वां सवाल। इसको कुछ बच्चों ने कर लिया होगा और कुछ ने नहीं, सभी ने कर लिया होगा। जो बच्चे लगातार टच में हैं वो कर लेंगे इसको। वो कहता है एक व्यक्ति ऋण भुगतान 100 रुपए की प्रथम किस्त करता है, शुरू करता है। मतलब किसी ने कोई कर्जा लिया होगा कहीं से और वो किस्तों में दे रहा है। उसकी किस्त जो है वो 100 रुपए की किस्त शुरू करता है। पहले महीने पे वो 100 रुपए देता है और यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपए प्रति माह बढ़ता है और अजीब कर्जा है बेचारे का, तो हर महीने 5-5 रुपए बढ़ते जाएंगे। हर महीने किस्त में 5 रुपए। जैसे पहले महीने आपने पहले महीने, अगर हम पहले महीने की बात करें, फर्स्ट मंथ की बात करें, तो उसको कितने देने पड़ेंगे? 100 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है ना, आपके पास में। और उससे अगले महीने देने पड़ेंगे 105, क्योंकि 5-5 रुपए बढ़ रहे हैं। उससे अगले महीने देने पड़ेंगे 110, उससे अगले महीने देने पड़ेंगे 115। ऐसे ही चलते 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 हमें बताना है कि 30वीं किस्त जो है, 30वीं किस्त का मतलब 30वां पद याद करना है। 30वीं किस्त का मतलब क्या है? 30वीं किस्त मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है हमें A30 ज्ञात करना है, 30वां पद। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। A का जो मान है वो 100 आ जाएगा एंड द कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? 105 माइनस 100 यानी कि 5 आ जाएगा। जो बढ़ोतरी हो रही वही, और आपको पता है n की वैल्यू हो जाएगी 30, तो निकाल लो। n इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और an यानी कि A30 विल इक्वल 100 प्लस n माइनस 1 का मतलब हो गया 30 माइनस 1 इंटू डी का मतलब हो गया 5, तो आ जाएगा 100 प्लस 29 गुणे 5 यानी कि 100 प्लस 9 5 45 का 5 ऐसे लेके 4 9 दूनी 5 दूनी 10 4 14, तो 145 में जोड़ दो तो 245 रुपए उसको 30वीं किस्त में बेचारे को भरने पड़ेंगे, 245, ठीक है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अंतिम सवाल की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और है थोड़ा सा आसान ही, नो प्रॉब्लम। भाई साहब कह रहे हैं कि एक बहुभुज के दो क्रमिक कोण, बहुभुज समझ लो पहले क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है अब तक बहुभुज। जैसे बहुभुज क्या होता है, जैसे ये क्या है? त्रिभुज है। ये क्या है? चतुर्भुज है। ये क्या है? ठीक है ना, आपके पास में 1 2 3 4 5 6, ये षटभुज हो गया। पंचभुज भी होता है, पंचभुज भी आपके पास में ऐसा ही होता है, ये पंचभुज हो गया। ये भी षटभुज ही है, 1 2 3 4 5 6, तो पंचभुज भी होता है। पंचभुज कैसे बनता है यार? ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करना है। ऐसे षटभुज, फिर 7 भुजा वाला षटभुज, 8 भुजा वाला अष्टभुज, 9 भुजा वाला नवभुज भी कुछ वो होगा, 10 भुजों वाला भी कुछ होगा। तो ऐसे ही इन सबको हम लोग, इसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, उनको बहुभुज कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें बहुभुज की बात करी है। अच्छा, इनके अंदर एक खास बात और होती है कि जितनी भुजाएं, जैसे इसमें 1 2 3, तो उतने ही कोण होते हैं। 1 2 3, 4 भुजाएं तो 4 कोण, है ना। 5 भुजाएं तो 5 कोण, 1 2 3 4 5। 6 भुजाएं तो 6 कोण, 1 2 3 4 5 और 6। जितनी भुजाएं उतने कोण इसके होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। बहुभुज के अंदर वो कह रहा है कि इसके क्रमिक मतलब क्रम से आने वाले दो अंतः कोणों का जो अंतर है वो 5 है। इतनी बात कहने का मतलब उसका ये है कि जो कोण जो है वो समांतर श्रेणी में है, अंतर समान रहेगा ना फिर। कि अगर ये हमारे पास है 5 डिग्री का है, तो ये 10 का है, तो ये 15 का है, ये 20 का है, ये 25 का है, और ये आपका 30 का। इस तरीके से होगा। हमें डिफाइन नहीं किया गया है कि कितनी भुजाओं वाला है, तो हम तो ये 6 वालों में ऐसे समझा रहा हूँ कि हमें ये पता नहीं है। हम तो जब हमें भुजाओं की संख्या पता चल जाएगी, अगर भुजाओं की संख्या 8 आती है तो हम कहेंगे अष्टभुज है, 12 आती है तो 12 भुजाओं वाला है, तो ऐसे हम डिफाइन उसको करेंगे। लेकिन हमें अभी नहीं पता है। और उसके बाद कहा है कि यदि सबसे छोटा कोण 120 हो, सबसे छोटा कोण मतलब सबसे पहला पद, तो सीधी सी बात यार, हल करो डायरेक्ट, इतने बकवासबाजी सही नहीं है। ए जो है यानी कि प्रथम पद जो है वो 120, सबसे छोटा जो सबसे शुरुआत का जो कोण है उसको प्रथम पद कह देंगे। और अंतर कितने का है, इससे आगे बढ़ते ही जाएंगे सब। तो डी जो है मेरा वो कितने का? 5 डिग्री का है। कितने का है? 5 डिग्री का है।
और n मुझे पता नहीं है कि क्या है, कितना ज्ञात करना है। लेकिन एक बात और हमें थोड़ी सी ध्यान देनी है, एक बात और ध्यान देनी है। क्या आपको कभी पता है कि बहुभुज के कोणों का योगफल, इसको देखो, n भुजाओं वाले, एक फॉर्मूला नोट कर लेना, n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योग, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अगर ऐसे निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 180 गुणे n माइनस 360। क्या फ्रेम में आ रहा है ये 360? ठीक है, हाँ आ रहा है। इसके अंदर आप n का मान जो भी रखोगे, जैसे मान के चलो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल निकालना, तो 3, n का मान 3 भर दो, 3 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल हो जाएगा 180 गुणे n का मान या 3 भरेंगे, 3 माइनस 360, 18 54, 540 में 360 जब घटता है तो 180। आपको सबको पता, चिल्ला चिल्ला के कहते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। चतुर्भुज का निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास में 4 8 32 का 2, आपके पास में हासिल लगे 3, 4 कम 4 3 7, 720 में से घटा लो 360, तो 360 ही आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको याद रखना अति आवश्यक है। तो अब इसके अंदर यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, इसके अंदर यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि बाकी और कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। देखो, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, बेसिकली वो होगा 180 गुणे n माइनस 360 डिग्री। ठीक है, और आपको पता सामान्य श्रेणी में n पदों का योगफल Sn होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो अगर मैं यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, क्योंकि बहुभुज में भुजाएं कितनी है, n भुजाओं वाले, है ना, n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग तो होगा n/2 इंटू 2a, 2a इज व्हाट, a है 120 प्लस n माइनस 1 इंटू d है 5 इज इक्वल टू 180 इंटू n माइनस 360। ठीक है ना। अब इसको हमें सॉल्व करके सिर्फ क्या करना है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो देखिए, तो ये 2 उधर ले जा रहा हूं मैं, तो आ जाएगा n इंटू 240 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू, जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 गुणे n माइनस 720, क्योंकि 2 की गुणा इधर सब टर्म्स में हो जाएगी। अब एक काम करो, n को रखो एज इट इज, 240 प्लस नहीं 240 31 235 हो जाएगा, क्योंकि 5 ही घट जाएगा, प्लस 5n इज इक्वल टू 360 n माइनस 720। तो मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आ जाएगा 235 n प्लस 5n स्क्वायर, और मैं सबको उधर उठा के ला रहा हूँ, माइनस 360 n और प्लस के 720 इज इक्वल टू 0। तो 5n स्क्वायर सबसे शुरू में लिख लो, क्योंकि घात बड़े वाली शुरू में आ जाएगी। तो 235 जब घटेगा 360 में से तो बचेगा आपके पास में 25, है ना, 25n और प्लस का 720 इज इक्वल टू 0, है ना। 5 से इक्वेशन को डिवाइड कर लो तो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस, और ये जब कटेगा तो आ जाएगा आपके पास में 720 को काटेंगे तो 5 कम 5, ठीक है ना, और फिर बचा 5 चौक 20, ठीक है ना, और फिर 2 बचा 5 अठे 40, है ना। 148 की गुणा अगर मैं करता हूँ 5 में, 5 अठे 40 की 0 हासिल लगे 4 5 चौक 20 4 5 चौक 20 5 अठे 40। तो मैं सही कर रहा हूँ क्या, ये मैंने सही भाग करा है क्या यार? मैं इसकी एक पूछना चाह रहा हूँ, 720 को जब मैं, अरे थक गया यार, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 कम तो 5 आ जाएगा, सीधी सी बात है, 2 बचेगा, 2 उतार लें, 5 चौक 20 हो जाएगा, ऊपर से फिर से 2 उतार लेंगे, 0 उतार लेंगे, तो 5 चौक 20 144 आएगा। कितना आएगा? 144। तो एक इक्वेशन हमारी तैयार हो गई है, और वो इक्वेशन है
एन स्क्वायर माइनस 25n, ठीक है ना, एन स्क्वायर माइनस 25n आपके पास में एन स्क्वायर माइनस के 5n, ठीक है ना, 5n, मैं कहीं मिस्टेक कर बैठा हूँ, ठीक है, आपके पास में लेट्स चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ तब आपके सामने आता हूँ, वीडियो को पॉज करें नहीं तो आपका भी समय खराब होगा। ठीक है, देख लिया भाई मैंने, बहुत जल्दी से देखा है, घटाने में दिक्कत करी है, मैं बहुत जल्दबाजी में लग रहा हूँ यार, ऐसा होना नहीं चाहिए। जब हम 235 में से 360 घटाएंगे तो माइनस का 125 बचता है और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 25 आएगा और ये इक्वेशन हमारी बनी है। ये द्विघात समीकरण है जिसको हमें हल करना है। एन स्क्वायर माइनस के 25n एंड प्लस के 144, तो अब आप क्या करना चाहते हैं, 44 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर जिन्हें 25 आ जाए, ठीक है ना, आपके पास में जिन्हें 25 आ जाए तो ऐसे कौन से फैक्टर बनेंगे, आप इसको देखो, 25 आ जाए, है ना, 18 छिक कितने होते हैं, या फिर 19 और 19 5, नहीं 19 6, छन्नी में 54 का 4 हासिल लगे 5 और 6 कम 6 और 5, 6 कम 6 और 5 11, 114 आ रहा है ये तो, है ना, 19 सिक्के तो 114 होते हैं, ठीक है ना, आपके पास में तो 16 निम्न होते हैं शायद, है ना, अगर हम 16 यहाँ लिख लें, 9 यहाँ लिख लें तो शायद 9, हाँ 16 निम्न 144 होते हैं, ठीक है, जोड़ने 25 भी आएगा, तो सीधी सी बात है कि एन स्क्वायर माइनस आ जाएगा 16n माइनस के 9n प्लस के 144 इज इक्वल टू 0, n कॉमन निकालेंगे तो n माइनस के 16, यहाँ से माइनस का 9 कॉमन निकालेंगे तो n माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। इसको प्रोसीड जब करोगे तो n की वैल्यू एक तो 9 निकल के आएगी, एक n की वैल्यू आपकी 16 निकल करके आएगी। तो या तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपकी 9 होगी और या फिर आपके पास में 16 होगी। अब 9 तो हो नहीं सकती, ठीक है ना, आप 16 तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर 16 रखेंगे तो 16 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, हो भी सकती है 16, दोनों में से एक आंसर आएगा ना, ठीक है ना। तो ये कैसे डिफाइन करेंगे, 16 हमारा आंसर जो है वो 16 ही है, ठीक है, n जो है वो 16 ही है, ठीक है, n जो है वो 16 ही है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब n जो है वो 9 है, 16 नहीं है। चलिए देखते हैं, बाद में देखेंगे, इसको छोड़ो।